पर सेकंड, लेकिन इस एक्सिस मान लेते हैं कि रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारा, सॉरी रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी किसी रिजिड बॉडी का चलो एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर भी डिपेंड करता है। और मोर अगर अंदर घुसेंगे तो कहेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए पहले तो कुछ सवाल ले लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, डिफरेंट है ना। लास्ट क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखे। तो किसी रिजिड बॉडी का जो प्योर रोटेशन में उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको भी अब आप लोग डिस्कशन किए थे इधर के ऊपर, बात समझ में आ रही है। भी होमवर्क भी दिए थे। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, एक ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अबाउट गिवन एक्सिस। हम एक्सिस बता दिए थे कि इसके अबाउट निकालना है। आशा है कि आप लोग निकाले होंगे, अगर नहीं निकल पाया है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। हम चलो नमस्ते बच्चा लोग, सब टन है ना। रोटेशनल मैकेनिक्स का ही नेक्स्ट वीडियो है आज। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पहले तो कुछ सवाल ले लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखे थे और डिस्कशन किए थे उसी के ऊपर, और कुछ टास्क भी होमवर्क भी दिए थे हम आप लोगों को कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, एक ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अबाउट गिवन एक्सिस। हम एक्सिस बता दिए थे कि इसके अबाउट निकालना है। आशा है कि आप लोग निकाले होंगे, अगर नहीं निकल पाया है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम निकाल के बता देंगे, ठीक है। आज हम लोग पहले 1 2 3 सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, है ना, रोटेशनल मैकेनिक्स के डिस्कशन को, ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल बोर्ड पे ये देखिए स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चा जी। कहता है कि देयर इज ए डिस्क, एक क्या है, डिस्क है जिसका रेडियस आप लेके चलो कैपिटल आर, मास इस डिस्क का एम है, ठीक है। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये दिया हुआ है, ये क्या है बेटा, दिया हुआ है। तो हम लोगों को कहता है कि एक सेक्शन इस डिस्क से काट लिया गया, ये सेक्शन जो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री, इसको हटा दिया गया, तो रिमेनिंग जो पोर्शन बचाइए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी ओ से पास करते हुए एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन क्या होगा। देखिए, चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, तो मान लेते हैं कि रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारा, सॉरी रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I1 है ना। और ये जो सेक्शन, या फिर इसको रिमेनिंग को IR से ले लो, और ये जो सेक्शन कटा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर IS कहें, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो I के बराबर आएगा। इसमें कोई डाउट है क्या, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मतलब डिस्क का क्या होता है बेटा, mr² / 2। और ये हमारा दिया हुआ है। अब अगर हम IS निकाल लें किसी तरीके से, क्या ये जो सेक्शन हम काट के निकालें उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल लें तो हमको IR निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो बस हमको इस जो सेक्शन काटे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलो ये हमारा सेक्शन है, इसका रेडियस क्या R मान लेते हैं कि मास m है। इसका कैसे निकालेंगे, तो इस पे एक
रिंग काट लेते हैं। क्या काट लेते हैं बेटा? रिंग काट लेते हैं। इस सेक्शन का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस रिंग का रेडियस मान लेते हैं, रिंग ये कंप्लीट रिंग रही है ना, ये कंप्लीट रिंग नहीं है, ये एक आर्क काट लेते हैं, सॉरी आर्क है ये, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या है, मान लेते हैं कि आर है, और इसका थिकनेस क्या है, मतलब चौड़ाई, ये हम लोग इसको डी आर मान लेते हैं, है ना, ठीक है। तो इस आर्क का मास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीएम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जरा सा, मास पर यूनिट एरिया। इस सेक्शन का जो मास है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 सेकेंड बेटा, टोटल मास क्या है पूरे डिस्क का, है ना, टोटल मास क्या है, मास m है, कैपिटल M, और उसको किस चीज से डिवाइड कर दें, इस पूरे डिस्क के एरिया से डिवाइड कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर। और अगर इस रिंग का मास निकालना है तो इसका एरिया ले लो, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिकॉल करो कि आर्क का लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस बराबर क्या होता था बेटा, थीटा होता था। ये पढ़ाए हैं ट्रिगोनोमेट्री में, आर्क बाय रेडियस इज इक्वल टू थीटा। तो ये आर्क बाय रेडियस बराबर थीटा। अगर हम लेंथ निकालना चाहें तो एस बराबर क्या हो जाएगा, आर थीटा। यहाँ रेडियस क्या है, आर है, तो इस आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा, है ना। इसका लेंथ इंटू डी आर कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो लिख देंगे आर डी आर, आर थीटा इंटू डी आर। ये क्या हमारा है, एस क्या है, आर इंटू थीटा, ये याद होगा ना, आर्क बाय रेडियस इज इक्वल टू एंगल। तो यहाँ रेडियस क्या है इस आर्क का, इसकी स्मॉल आर, तो आर इंटू थीटा, थीटा ये तो दिया हुआ है, आई इंटू डी आर कर देंगे तो इसका एरिया निकल गया, मास पर यूनिट एरिया ये है, तो ये हमारा इस आर्क का मास निकल गया, है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसके अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसका कहें इस आर्क का, तो हो जाएगा डीएम और इंटू आर स्क्वायर, ये ना होगा। तो ठीक है भैया, ये हो जाएगा हमारा मास पर यूनिट एरिया इंटू आर थीटा डी आर, ये डीएम हो गया इंटू आर स्क्वायर, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, मास पर यूनिट एरिया इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब इंटू ये थीटा कितना है 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई 3, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, पाई बाई 3, है ना, इंटू डी आर। अब इसका जो अगर आई एस कहें तो आई एस फिर क्या हो जाएगा बेटा जी, देख लीजिए यहाँ से, आई एस बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये पाई से पाई हमारा खत्म हो गया, तो हो जाएगा m बाई 3 आर स्क्वायर, m बाई 3 इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब डी आर। आर को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, 0 से लेकर के आर तक लेकर के चला जाना है, तो हो जाएगा m बाई 3 आर स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के, दिस इज इक्वल टू m बाई 3 आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, r4 बाई 4, 0 टू r, यानी कि हमारा आई एस कितना आ गया, m बाई 4 तिया 12 आर स्क्वायर इंटू ये क्या r4, तो हो जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर बाई 12। ये किसका निकल गया, किसका निकल गया, आई एस का वैल्यू निकल गया, यानी कि आई आर क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एम आर स्क्वायर बाई 12,
है ना, 6 से ऊपर 6 से नीचे करके, तो 6 में से 1 गया 5 mr² बाई 12। तो इसको लिख सकते हैं 5/6 इंटू mr² बाई 2। mr² बाई 2 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो इसको लिख देंगे टन टनाटन 5/6 इंटू 0.6। तो हो जाएगा कितना, 6 से 6 कट गया तो 0.5 kg मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया बेटा जी, आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कहीं कोई अगर किसी पॉइंट पर कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हम तो डिटेल में एकदम एक्सप्लेन किए हैं इसको, है ना। कहीं किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं। चलिए अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, कहता है 1 मीटर स्केल है, 1 मीटर लेंथ है इसका, 1 सेंटीमीटर मार्क पे 1 ग्राम है, 2 सेंटीमीटर मार्क पे 2 ग्राम, 3 सेंटीमीटर मार्क पे 3 ग्राम, 4 सेंटीमीटर वाले मार्क पे 4 ग्राम, इसी तरह से डॉट 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 करके लेते जाइए 100 सेंटीमीटर वाले मार्क पर 100 ग्राम। तो पूछता क्या है कि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट इस स्केल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। स्केल को हम लोग मासलेस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मासलेस मान लेते हैं, बस पार्टिकल का मास मान करके चलेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे होगा, अगर ये 100 मीटर का स्केल है तो 50 सेंटीमीटर वाले स्केल पर हमारा, सॉरी मार्क पे हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसका, है ना। अब इसके अबाउट हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो 50 सेंटीमीटर से आगे ही क्या होगा बेटा, 51, 52, 53 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 100, यहाँ पर चलो 100, आई ग्राम ले लो, ग्राम ले लो, आई 51 सेंटीमीटर, 52, 53 डॉट 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 53। ठीक है, फिर इधर 50 से ठीक पहले क्या होगा बेटा, 49 ग्राम, 48 ग्राम, 47, 46 डॉट डॉट डॉट, ये यहाँ 1 ग्राम, है ना। 1 से अगर शुरू करें तो वो 1 से लेकर के 49 तक के हैं, है ना। यहाँ पर एक मास है इसका, तो 50 सेंटीमीटर मार्क वाले पर जो मास है उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। अगर हम उल्टा लेकर के चले यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, तो कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 49 सेंटीमीटर तक जाएंगे, है ना। कितना सेंटीमीटर तक जाएंगे, 49 सेंटीमीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर तक जाएंगे हम लोग। ये यहाँ क्या होगा बेटा, 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इधर 50 सेंटीमीटर और इधर 50 सेंटीमीटर। लेकिन मास कितना होगा इधर, 49 मास होगा, है ना। कितना मास होगा इधर, 49 ग्राम, यहाँ 50 ग्राम है तो यहाँ 49 ग्राम, यहाँ 51 से लेकर के 100 तक के इधर जाएगा, 51 to 100, तो कितना मास होगा, 49 एक 50वां यहाँ, फिर 51वां यहाँ। चलो ठीक है, यहाँ पर हमारा 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 1 सेंटीमीटर पर 49 ग्राम। तो सबसे पहले इधर का हाफ पार्ट का हम लोग I1 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, I1 निकाल लेते हैं। क्या होगा बेटा, 1 सेंटीमीटर 49 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 48 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 47 गुने, 1 का स्क्वायर नहीं 48 में होगा, 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस 47 गुने 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ 1 हो जाएगा। फाइनली यहाँ कितना मास है, 1, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 49 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना।
क्योंकि यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से 50वें सेंटीमीटर पर 49वें सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तो यहाँ तो 49वें सेंटीमीटर पर ही होगा। बिल्कुल सही, 1 ग्राम का मास है, 50 का स्क्वायर है। अब देख लो भैया, और I2 इज इक्वल टू क्या होगा इसी प्रकार से अगर हम कैलकुलेट करें तो 51 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 52 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 53 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 100 इंटू कितना सेंटीमीटर पर यह होगा 5 6 7 100 मतलब 50th सेंटीमीटर पर में यह होगा, 50 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 100 ग्राम इंटू 50 का स्क्वायर। अब देखो जरा सा, ये दोनों को क्या कर दो कि जोड़ दो बेटा, ये दोनों को जोड़ दो तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। क्या जाएगा बेटा दोनों का? 51 प्लस 49 100 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 100 इंटू क्या 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ 100 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू 50 का स्क्वायर होना चाहिए था, 100 इंटू 50 का स्क्वायर होना चाहिए, है ना? तो एक्चुअल में यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। 1 सेकेंड ठहरिए, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा 1 का इंटू इतना रेगुलरिटी के लिए हम यहाँ 0 इंटू 50 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर मैं मास 1 सेंटीमीटर मार्क पे, 0 सेंटीमीटर वाले मार्क पे मास तो 0 है तो 0 इंटू डिस्टेंस 50 था। अब ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम सीधे अब क्या लिख देंगे 100 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100 इंटू n इंटू एन प्लस 1, 50 टर्म है तो 50 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये कितना आ जाएगा? कर लो, कैलकुलेट कर लो इसको। 100 इंटू 50 इंटू 51 इंटू 50 दूना 100 तो 101 बट्टा 6। इसको कैलकुलेट कर लीजिए क्या आता है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसको क्या कर लेते हैं बेटा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 इंटू 50 इंटू 51 इंटू 101 and divided by 6 बराबर ये आ रहा है बेटा 4292500। ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको अगर केजी में कन्वर्ट करें तो 4292500 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो ये केजी में हो गया। इस सेंटीमीटर को क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 2 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। तो अब देखिए 4 3 7 3 3 6 और 1 7, यानी कि क्या हो जाएगा 0.429 केजी मीटर स्क्वायर। वेरी नियरली ये 0.4, अगर इसको राउंड ऑफ करें तो 40 केजी मीटर
स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसमें कोनो बड़ा बात नहीं था। इस स्केल के लेफ्ट साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, राइट साइड का निकाला, ये वो फॉर्मूला ये होता है ना, एन नेचुरल नंबर का सम तो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, यही तो होता है, मतलब n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को जरा सा समझिए। कहता है कि I1 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोड अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मास मान लो रोड का m है, लेंथ l है। उसी रोड को क्या किया गया कि एक रिंग के फॉर्म में बना दिया गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग बाउंड बाय द सेम रोड, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। तो हमको I1 बाई I2 निकालना है। सबसे पहले I1 क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए आप। I1 क्या हो जाएगा बेटा, I1 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो याद करिए m l स्क्वायर बाई 12, है ना। और I2 क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा, रेडियस अगर इसका r हो, कैपिटल R ले लेते हैं, तो ये सीधे हो जाएगा m इंटू आर, मास तो सेम ही रहेगा, mr स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट इस एक्सिस परपेंडिकुलर, तो ये, अरे इस रिंग के प्लेन पर परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, ठीक है। mr स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा काम हो जाता अगर I1 बाई I2 हम निकाल पाते, क्या आएगा ऐसे, ml स्क्वायर बाई 12 बटा mr स्क्वायर, m गया तेल लेने, तो l स्क्वायर बटा 12 r स्क्वायर। अब ना l का पता ना r का पता, अब देखते हैं दोनों में रिलेशन क्या है। देखो 2 पाई r इज इक्वल टू, यहां से देखो, अरे I1 बाई I2 रेड वाला लिखो ना भैया, हाँ ये ठीक है, ठीक है, ये हमारा निकल जाता अगर हमको l बाई r, l स्क्वायर बाई r स्क्वायर। अगर अब देखो तो जरा सा कि l बराबर, यहां से इन दोनों में देखेंगे, l बराबर क्या है 2 पाई r, l ही को ना, l ही लेंथ को ना ऐसे मोड़ घुमा करके और रिंग बना दिए, तो l बराबर 2 पाई r होगा। यानी कि l बाई r बराबर कितना हो जाएगा बेटा, l बाई r बराबर 2 पाई, तो l स्क्वायर बाई r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ l स्क्वायर बाई r स्क्वायर के जगह पर 4 पाई, यानी कि भैया I1 बाई I2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए यहां से तो हो जाएगा 1 बटा 12, ओह 1 बाई 12 इंटू l स्क्वायर बाई r स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर बाई 3, यही हमारा क्या हो गया होगा, आंसर हो गया। नहीं हो गया, कुछ बड़ा चीज नहीं था, कोई सवाल में कुछ बड़ा चीज नहीं होता है। अगर फंडा क्लियर हो, अगर कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है, अगर थियोरेटिकल पोर्शन एकदम क्लियर हो, तो सवाल में कोई दम नहीं रहता है, आराम से बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ थियोरेटिकल डिस्कशन की तरफ, आज हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या करें। देखिए बच्चों, ये एक रिजिड बॉडी है, कैसा बॉडी है, रिजिड बॉडी है, जिसका मास है m, और ये इस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ इसके प्लेन के पैरेलल है ना, उस एक्सिस के अबाउट ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, यानी कि ये प्योर रोटेशन में है यह रिजिड बॉडी। ये जो रिजिड बॉडी है कैसा रोटेशन कर रहा है, प्योर रोटेशन में है रिजिड बॉडी।
ठीक है, अब इसके थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या निकालेंगे बेटा, एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बताए थे किसी पार्टिकल के लिए, किसी एक्सिस के अबाउट किसी पार्टिकल के लिए क्या बताए थे कि उस एक्सिस से उस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए, क्या ले लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसके लीनियर मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस पार्टिकल के, है ना। तो कोई दो पार्टिकल ले लेते हैं, उसके बाद सिग्मा कर देंगे, इंटीग्रेट, अगर कंटिन्यूअस बॉडी है तो इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो दो पार्टिकल ले लेते हैं इसमें, इस रिजिड बॉडी का दो पार्टिकल ब्लू वाला से छापेंगे, ठीक है। एक पार्टिकल हम यहाँ लिए, इसका मास क्या है, m1। एक पार्टिकल हम यहां ले लिए, इसका मास है m2। ये r2 डिस्टेंस पर है, ये r1 डिस्टेंस पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब चूंकि ये रिजिड बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में है, तो इसका एवरी पार्टिकल ऑफ दिस रिजिड बॉडी मस्ट बी रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बात समझ में आ रही है। तो हमारा इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, L1। L1 क्या हो जाएगा बेटा, R1, R1 इंटू M1 और क्या V1। V1 जहां क्या है, इसका लीनियर वेलोसिटी। अब आप लोग कहें कि सर लीनियर वेलोसिटी, तो इस पार्टिकल को बाहर निकाल लीजिए, यही है ना ये पार्टिकल, ये हमारा एक्सिस है। तो ये, और सिर्फ इस पार्टिकल के ऊपर कंसंट्रेट करिए, तो ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा ना, जिसका सेंटर यहाँ, ये एक्सिस R1 डिस्टेंस पर है। ये पार्टिकल कौन सा है, ये पार्टिकल कौन सा है, M1 है। ये इस सर्किल पर रोटेट करेगा, किसी भी पॉइंट पर इसका लीनियर वेलोसिटी मान लेते हैं कि क्या है, V1 है। तो ऑलवेज क्या होगा, इस R1 के ऊपर तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा ना, जैसे ऐसे रोटेट कर रहा है, मान लिया यही पोजीशन वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर है R1, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, किसी भी टाइम पर इस पार्टिकल का वेलोसिटी जो होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो सीधे R क्रॉस P लगाएंगे तो वो R1 M1 V1 हो जाएगा। और अगर ये ऊपर से देखें एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ऊपर, ठीक है। अब V1 बराबर रिलेशन बताए थे, सर्कुलर काइनेमेटिक्स में ही बताए थे, और शुरुआत जब किए थे रोटेशनल मैकेनिक्स का तब भी बताए थे। V1 इज इक्वल टू ओमेगा आर, V इज इक्वल टू ओमेगा आर, या फिर अगर वेक्टर रिलेशन पकड़ेंगे तो V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 M1, V1 बराबर ओमेगा R1। अब आप कहिएगा सिर्फ ओमेगा का है, ओमेगा 1 क्यों नहीं, तो बेटा इसके हर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, वो किसके बराबर होगा, ओमेगा के बराबर होगा। तो ये क्या आ गया हमारा, M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसको M1 R1 स्क्वायर को लिख सकते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट इंटू ओमेगा। इसी प्रकार से L2 बराबर क्या होगा, I2 इंटू ओमेगा। अगर इसके टोटल पार्टिकल का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी एंगुलर मोमेंटम निकालें, तो L टोटल अगर लिखेंगे तो सिग्मा लगा देंगे, आई जे इंटू ओमेगा, जे बराबर 1 से लेकर के n तक। समझ में आ रही है बात। अब अगर ये बिल्कुल कंटिन्यूअस बॉडी है हमारा, तो यहां लिख देंगे L टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा को तो बाहर, इंटेग्रल dm इंटू आर स्क्वायर कर देंगे, यानी कि सीधे सीधे आई ओमेगा, वेयर व्हाट इज आई, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। टोटल एंगुलर मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, यही आई ओमेगा हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि भाई डायरेक्शन बताइए, तो ओमेगा पर डिपेंड करेगा। जैसे ऊपर से अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, होगा ना, ऊपर की तरफ हो जाएगा। वो तो डिपेंड करेगा सेंस रोटेट कैसे कर रहा है पार्टिकल, ठीक है। तो ये हमारा तो एंगुलर मोमेंटम क्या निकल गया,
आई इंटू ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रिजिड बॉडी about this axis of rotation is I into omega, where I is the moment of inertia of this rigid body about this axis of rotation and omega is the angular velocity of this rigid body। यहां तक में अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके ऊपर में टॉर्क निकालते हैं। अब मान लेते हैं कि इसके ऊपर में सर्टेन फोर्स लग रहा है, इस पार्टिकल के ऊपर में फोर्स लग रहा है F2 और इसके ऊपर लग रहा है F1 इस पार्टिकल के ऊपर। मान लेते हैं कि और भी फोर्स इसके ऊपर लग रहा है और इस पॉइंट पे मान के चलिए ना, पार्टिकल मत मानिए, पॉइंट पे यहाँ फोर्स F1 यहाँ फोर्स F2, तो टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट, तो यहां से ये पोजीशन वेक्टर लेंगे इसका, किसका, इस पॉइंट का, इसका आर क्रॉस एफ निकालेंगे टॉर्क का। टॉर्क क्या बताए थे, टाउ बराबर क्या होता है आर क्रॉस एफ, या फिर मोर प्रिसाइजली यू कहें कि इस एफ का परपेंडिकुलर जो R1 पे क्या है, परपेंडिकुलर है, वो कंपोनेंट लेंगे जो इसके पैरेलल है आर के, उसके उस फोर्स के द्वारा तो कोई टॉर्क लगेगा ही नहीं, जो परपेंडिकुलर है उसको सिर्फ ले लेंगे कंपोनेंट फोर्स का, है ना। तो टॉर्क भी निकाल सकते हैं। अब F1 का टॉर्क F2 का टॉर्क, दोनों का अगर हम टॉर्क निकालें तो टाउ नेट क्या आएगा, R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 बराबर क्या होगा, टाउ नेट बराबर क्या होगा, आई आर इंटू अल्फा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं DL बाई dt। अब इसको इंटीग्रेट करिए, आई तो कांस्टेंट रहेगा उस दिए हुए एक्सिस के अबाउट, तो आई इंटू डी ओमेगा बाई dt बराबर आई अल्फा। बात समझ में आ रही, किसी रिजिड बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क निकालना है तो ये फॉर्मूला तो आप लगा ही सकते हैं, किसी भी रिजिड बॉडी के लिए भी, पार्टिकल के लिए भी वैलिड है। लेकिन इसको लगाने में इसमें क्या करें कि इस जो एफ है उस कंपोनेंट में ब्रेक करें और एक ये R1 रेडियल वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट ले लें, एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर ले लें, ठीक है। अब मान लिया जाए कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिए ऊपर जा रहा है ना, तो ये तो इसके अबाउट सेंस रखेगा रोटेट करने का, इसके अबाउट तो कोई टॉर्क लगेगा नहीं इस एक्सिस के अबाउट उस फोर्स के द्वारा, तो वो तो सीधा R क्रॉस F जब हम लोग निकालेंगे तो वो तो बता देगा कि किधर टॉर्क का डायरेक्शन किधर है। बात समझ में आ रही है। अब इससे ज्यादा हम लोग इंटरेस्टेड थे इस केस में कि काइनेटिक एनर्जी इस रिजिड बॉडी का क्या होगा। बात समझ में आ रही है। ये सब तो लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस किए थे, काइनेटिक एनर्जी इस रिजिड बॉडी का क्या होगा जब ये प्योर रोटेशन में है। तो चलिए इसको समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। इस दो पार्टिकल के ऊपर अगर हम लोग विचार करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, देखते हैं क्या होता है ना। काइनेटिक एनर्जी हमारा ये दोनों पार्टिकल का निकालेंगे तो K1 क्या हो जाएगा, हाफ m1 इंटू V1 स्क्वायर, है ना, और K2 क्या हो जाएगा, हाफ m2 इंटू V2 स्क्वायर, अगेन हाफ m1, V इज इक्वल टू ओमेगा R, तो ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर बराबर क्या, m1 R1 स्क्वायर, तो हाफ I1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसका भी उसी प्रकार से हाफ I2 इंटू, यानी कि इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो रहा है, हाफ इंटू I1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता था, हाफ mv स्क्वायर, तो बताए थे मास के जगह पर ये क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर जो हम करेंगे तो सिग्मा के कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 तो बाहर निकल जाएगा, सिग्मा आई जे बराबर 1 अप टू n, तो टोटल पार्टिकल का, या फिर इसको यू कहें कि ओमेगा स्क्वायर बटा 2 है इंटीग्रल dm इंटू आर स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर।
वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं जब कैसा मोशन हो, प्योर रोटेशनल मोशन हो, तो इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इस टर्म को क्या बोलते हैं बेटा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा? हाफ आई। अब ऑब्वियस सी बात है बउआ, इसमें जरा सा समझने वाली बात है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मान लेते हैं कि हम इस बॉडी को, इसी बॉडी को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, प्योर रोटेशन में रखें, तो इसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या? सेम एंगुलर वेलोसिटी अगर रखें, यही एंगुलर वेलोसिटी, मान लिया 10 रेडियन पर सेकंड है, तो यहाँ 10 रेडियन पर सेकंड, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट, तो काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसी रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर भी डिपेंड करता है। और मोर अगर अंदर घुसेंगे तो कहेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, क्या होगा बेटा? डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रही? तो किसी रिजिड बॉडी का जो प्योर रोटेशन में, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको भी अब आप लोग याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। एंगुलर मोमेंटम हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक टर्म है। तो जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़े थे, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। न्यूटन्स सेकेंड लॉ यहां भी लगाइए, टन टनाटन। कोई भी ग्रुप ऑफ बॉडी हो या एक बॉडी हो, ठीक है, डीएल बाई डी टी बराबर क्या होता है बताइए? बराबर क्या होता है? आई अल्फा। डीएल बाई डी टी बराबर क्या होगा? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अगर आई बराबर क्या होता है? नेट एक्सटर्नल टॉर्क, यही होता है ना। अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क उस बॉडी के ऊपर क्या हो? जीरो। क्या हो? जीरो हो नेट एक्सटर्नल टॉर्क, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि डीएल बाई डी टी बराबर जीरो हो जाएगा। यानी कि एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि एल आई इज इक्वल टू एल एफ हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सब पर हम सवाल अभी लेंगे, सबको डिस्कस करेंगे। इसको सिंपल ढंग से, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़े थे कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स, हाँ एक बात और ध्यान रहे, हो सकता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी रिजिड बॉडी के ऊपर जीरो के बराबर नहीं हो, लेकिन नेट टॉर्क हो सकता है किसके बराबर हो? जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, ये हमारा क्या है बेटा? इस पर एक फोर्स इधर से हम एफ लगा रहे हैं और एक फोर्स इधर से हम एफ लगा रहे हैं। इस एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर सकता है, यहां फिक्स कर दिए हैं। तो नेट फोर्स इसके ऊपर में क्या है बेटा? जीरो। एफ एफ जीरो। लेकिन अब इसके ऊपर नेट टॉर्क निकालो, तो ये टॉर्क, इसकी इस फोर्स के कारण जो टॉर्क लगेगा, ऐसे रोटेट करना चाहेगा, ये इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा। यानी कि नेट टॉर्क इसके ऊपर में जीरो नहीं है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या कंजर्व रहेगा? नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस सब पर अभी हम सवाल लेंगे। उसके बाद है ना, ट्रांसलेशन और रोटेशन कंबाइंड मोशन, इसका स्टडी करना है नेक्स्ट में। तो बेटा इसका हम लोग स्टडी करेंगे, डिटेल में करेंगे, लेकिन जब हम रोलिंग पढ़ाएंगे उस वक्त हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। अभी पहले ही जो अभी डिस्कस किए हैं अभी तक, लास्ट 3 जो सेशन हुआ और आज का,
मिला के जो भी प्रॉब्लम्स है इससे रिलेटेड उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन के ऊपर चलेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, ये हमारा पहला सवाल कहता है कि एक फोर्स इसका वैल्यू है I + 2J - 3K न्यूटन is applied at the point whose position vector is this with respect to origin। तो origin के रेस्पेक्ट में, origin के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालिए। तो जरा सा विजुअलाइज करने के लिए फोटो हम लोग बना लेते हैं बेटा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओहो, जेड एक्सिस भी है, तब तो विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अच्छी तरीके से, इसलिए इसको इस तरह से डील करते हैं। बस एक ओरिजिन ले लेते हैं बेटा जी, इसको इस तरह से करेंगे तो बेहतर रहेगा। मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट जहां पे फोर्स लग रहा है एफ है ना, ये हमारा ओरिजिन है, इसके रिलेटिव में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमको ये 90 डिग्री नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा, चलो इसको 90 डिग्री, इसको फोर्स को ऐसे ले लो आप, है ना। ये ओरिजिन, इसी के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क हमको निकालना है। तो टॉर्क का क्या दिए थे डेफिनेशन? टॉर्क क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर हमारा दिया हुआ है। एक तो तरीका है सीधे सीधे आर क्रॉस एफ निकालिए, तो टॉर्क हमारा क्या निकल जाएगा? सीधा I + 2J - 3K क्रॉस 2I + 3J - K, है ना। I गोलवा बना लीजिए, IJK वाला, ऐसे सेंस है रोटेशन। चलिए हो गया काम। अब I क्रॉस I क्या हो जाएगा बेटा जी? 0। I क्रॉस I क्या हो जाएगा? 0। I क्रॉस J क्या होता है? K, तो 3K, है ना। फिर I क्रॉस K क्या हो जाएगा? I क्रॉस K तो -J, तो +J हो जाएगा। I क्रॉस J K, I क्रॉस K -J, माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा। इसका काम हो गया खत्म। अब 2J क्रॉस I -K, I क्रॉस J तो -K, तो 2 दूनी 4K हो जाएगा ये। ठीक है, समझ आ रही है? J क्रॉस I, फिर J क्रॉस J तो हो गया 0, J क्रॉस K, I क्रॉस J, J क्रॉस K I तो -2I हो गया। इसका भी काम हो गया खत्म। अब देखो K क्रॉस I, K क्रॉस I, I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I क्रॉस K उल्टा चला था, है ना। चलिए ठीक है, 3K क्रॉस I, K क्रॉस I तो ये हो जाएगा J, तो +6J हो जाएगा ये, K क्रॉस I। K क्रॉस J -I हो जाएगा, माइनस यहाँ पर माइनस साइन के साथ ने तो गड़बड़ा दिया हम, एक सेकंड रुको बेटा। K क्रॉस I तो J हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन तो ऑलरेडी है तो -6J हो जाएगा। ठीक है, K क्रॉस J माइनस साइन ऑलरेडी है तो माइनस लगा ही देते हैं, और 3 तियानो K क्रॉस J तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। K क्रॉस J -I होगा तो 3 तिया 9 I कैप K क्रॉस K 0, करेक्ट है। इसको जरा सा अब रीअरेंज कर देते हैं। I 9 में से 2 गया 7I, है ना, और फिर J यहाँ माइनस तो 5J -5J, और K यहाँ और K यहाँ तो -4 तो माइनस इतना न्यूटन 7I एक बार जरा सा चेक कर लेते हैं। I + 2J - 3K 2I + 3J - K, चलो एक बार और चेक कर लेते हैं। I क्रॉस I 0, I क्रॉस J K 3K, और फिर I क्रॉस K उल्टा गए तो -J, माइनस माइनस +J हो गया। ठीक है, एक का हो गया।
जे क्रॉस आई, 2j क्रॉस 2i, तो i क्रॉस जे के, तो j क्रॉस i माइनस के, तो -4k। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद j क्रॉस j, तो 0 हो गया। फिर j क्रॉस k, तो j क्रॉस k होता है i -2i, होगा ना। फिर इसका ले लेते हैं, इसका खत्म हो गया। तो k क्रॉस i, i क्रॉस k क्रॉस i तो j होगा, लेकिन -3 दूना 6, तो 6j हो जाएगा। अब फिर k क्रॉस j क्या हो जाएगा, तो j क्रॉस k होता है i, तो k क्रॉस j -i, तो माइनस तो पहले से है, तो 9i हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, आई कहाँ गया, 2i प्लस 9i, तो 9 में से 2 गया, 7i -5j और प्लस नहीं माइनस के, इतना न्यूटन मीटर लगेगा। ठीक है, चलिए इसमें बेटा एक लोग गड़बड़ कर दिया है, आर क्रॉस एफ निकालना है, हम एफ क्रॉस आर निकाल दिए। ये हमारा क्या है, i + 2j - 3 के, ये एफ है और ये आर है। आर क्रॉस एफ निकालना था, तो आर क्रॉस एफ निकालना था, एफ क्रॉस आर बराबर -r क्रॉस एफ, तो इसमें खाली माइनस साइन लगा दीजिए ना, हो जाएगा काम। तो ये हमारा आंसर जो आएगा -7i प्लस 5j और प्लस ये न्यूटन, इतना न्यूटन मीटर हो जाएगा। एक्चुअल में हमको आर क्रॉस एफ निकालना था, हम एफ क्रॉस आर आर क्रॉस एफ माइनस एफ क्रॉस आर प्लस एफ क्रॉस आर बराबर 0 नहीं होगा, तो आर क्रॉस एफ बराबर -f क्रॉस आर, तो वही। ठीक है, उल्टा थोड़ा सा कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो K1 क्या हो जाएगा,